जी, अभी हम लोगों की जो डिस्कशन हुई है उससे हमने फिर ये रिज़ल्ट निकाला है कि जो लोग लाइव इंटरैक्टिव सेशन नहीं अटेंड करना चाहते वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं बाद में। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आप लोगों की अटेंडेंस का इशू नहीं होगा जितने भी आगे लेक्चर्स होंगे, ठीक है। तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 है ये, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। अभी कल के लेक्चर में हमने कुछ जॉब से रिलेटेड डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ देखी थी और इसके अलावा हमने फोरकास्टिंग टेक्निक्स देखी थी कि डिफरेंट फोरकास्टिंग टेक्निक्स होती हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशंस ये आइडिया लेती हैं कि इनकी फ्यूचर नीड्स क्या हैं। लाइक अगर एक नया डिपार्टमेंट स्टार्ट करना है या एक्सपैंड करना है अपने बिजनेस को, तो कितने एम्प्लॉयज़ उनको रिक्वायर्ड होंगे फेज़ वाइज, ठीक है। ऑब्वियसली एक नया डिपार्टमेंट स्टार्ट करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि एट द फर्स्ट डे आपको मे बी 50 या 100 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो रिक्वायर्ड हों। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप डिफरेंट फेजेस में हमेशा एम्प्लॉयज़ की भी हायरिंग करते हैं। सिमिलरली इंफ्रास्ट्रक्चर कह लें या इक्विपमेंट कह लें, मटेरियल ले लें, वो सब कुछ विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट फेजेस में आता है, ठीक है, ताकि आपके ऊपर बजट वाइज भी कोई लोड ना हो और एट द फर्स्ट डे आपको सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। तो इसलिए फोरकास्टिंग की जाती है कि मे बी आफ्टर 1 ईयर, देन 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स आपको कितनी पर्टिकुलर रिसोर्स रिक्वायर्ड है। सेम इज़ द केस विद द ह्यूमन रिसोर्स। उसके लिए हमने 3 टेक्निक्स कल देखी थी, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस और स्कैटर प्लॉट, ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस में हम देखते हैं हिस्टोरिकल डाटा, यानी लास्ट फ्यू ईयर्स में हमें पर ईयर के हिसाब से कितने वर्कर्स रिक्वायर्ड थे। दैट इज़ मोस्ट कॉमन इन केस ऑफ प्रोडक्शन साइड और मैन्युफैक्चरिंग साइड, यानी इंडस्ट्री में हम थोड़ा सा उस जो टेक्निक है वो ज़्यादा अप्लाई करते हैं। रेशियो एनालिसिस में हम रेशो निकालते हैं, जैसे हमने एग्जांपल देखी थी स्टूडेंट और टीचर की रेशो, कि उसके हिसाब से हम देखते हैं कि अगर हम अपनी इनटेक इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो हमें कितने फर्दर टीचर्स और फर्दर फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड होंगी। जो थर्ड वन था स्कैटर प्लॉट, वो हम यूज़ करते हैं सिंपल किसी भी दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए, कि अगर दो वेरिएबल्स आपस में को रिलेट हैं, पहले तो हम ये देखते हैं कि वो रिलेट करते हैं या नहीं करते, उनमें पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव है या कोई कोरिलेशन नहीं है। इस तरह कोरिलेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट प्लॉट्स बनते हैं। तो पॉजिटिव कोरिलेशन मींस कि आपको एक वेरिएबल इंक्रीज़ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपका दूसरा वेरिएबल भी डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज़ करेगा, मे बी इन द लीनियर फैशन, जैसे कि आपने ओहम्स लॉ पढ़ा, V=I R, तो उसकी बेसिस पे भी हम फिर फोरकास्टिंग कर सकते हैं। लेकिन ये मोस्टली मैनुअल टेक्निक्स हैं। इसके अलावा अब विद द पैसेज ऑफ टाइम जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स बनाए जा रहे हैं, तो कंप्यूटराइज्ड फोरकास्टिंग भी यूज़ हो रही है, जो कि एक अच्छी वेल स्टैब्लिश्ड कंपनीज यूज़ करती हैं। कंप्यूटराइज्ड फोरकास्ट में क्या होता है, इट इज़ द यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेजेस, डिफरेंट सॉफ्टवेयर पैकेजेस टू डिटर्मिन द फ्यूचर स्टाफ नीड्स बाय प्रोजेक्टिंग सेल्स or the volume of production and other personal requirement in order to maintain a volume of output। तो ये भी आप डिफरेंट, जैसे मैंने आपको बताया था, हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कुछ देखा था इस तरह से कि हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स लगाते हैं। इसके अलावा लाइक लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक हो गई या इन्वेंट्री मैनेजमेंट कंट्रोल हो गया, हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के थ्रू इक्वेशंस बनाकर उसमें वैल्यू प्लग इन करके किसी एक वेरिएबल की एक दूसरा वेरिएबल आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट होगी डिपेंडिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर एरिया या दैट पर्टिकुलर टारगेट कह लें, सेल्स की टारगेट हो गया या प्रोडक्शन का, प्रॉफिट का हो गया, कोई भी हो सकता है ये। तो वो भी अब बहुत यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा जब आपने फोरकास्टिंग करनी है, फोरकास्टिंग द सप्लाई ऑफ इनसाइड कैंडिडेट, तो उसके लिए एक हम टर्म यूज़ करते हैं क्वालिफिकेशन इन्वेंट्रीज। ये हमें बहुत हेल्प आउट करती है अगर फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोस्ट क्रिएट हुई है और आप ये चाह रहे हैं कि आप इनसाइड कैंडिडेट्स की सप्लाई को देखें। इनसाइड कैंडिडेट्स की सप्लाई से आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं? कंपनी के अंदर से। जी जी, जो ऑलरेडी आपके एम्प्लॉय हैं, ठीक है। आपको फॉर एग्जांपल कोई एक पोस्ट पे कोई हायरिंग करनी है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि आपके पास इनसाइड कैंडिडेट्स की सप्लाई अवेलेबल है, यानी कुछ ऐसे कॉम्पिटेंट लोग हैं, उनकी क्वालिफिकेशन वाइज, एक्सपीरियंस वाइज वो ऐसे हैं कि आप उन्हीं को प्रमोट कर दें या उनको एक पोजीशन से उठा के दूसरी पोजीशन पे पोस्ट कर दें, जैसे पोस्टिंग की जाती है। तो उसके लिए एक टर्म हम यूज़ करते हैं क्वालिफिकेशन इन्वेंट्रीज। अब क्वालिफिकेशन इन्वेंट्रीज क्या है? इट इज़ अ मैनुअल or computerized record. In most of the cases, it is computerized now. That lists the employee's education,
career and development, interest, languages, special skills, and so on to be used in selecting inside candidate for promotion. यानी आपके जब भी हायरिंग होती है जिस भी टाइम पे हुई तो उसके साथ ही ना एक यूँ समझें उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की इन्वेंट्री क्रिएट हो जाती है जिसमें उससे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट होती रहती है। जैसे आपका पर्सनल डाटा हो गया या आपकी प्रोफाइल हो गई कि आपकी ज्वाइनिंग डेट ये है XYZ और आप एट दैट टाइम आपकी ये क्वालिफिकेशन, ये स्किल्स, ये एक्सपीरियंसेस थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल आपने 10 इयर्स ऑर्गेनाइजेशन में गुजार लिए हैं, तो इन 10 इयर्स में फर्दर आपकी क्या ग्रोथ हुई है। हो सकता है आपने अपनी क्वालिफिकेशन इम्प्रूव की हो, ट्रेनिंग्स अटेंड की हों, इसके अलावा डिफरेंट लैंग्वेजेस के कोर्स किए हों, कोई और स्किल्स आपने अपने अंदर जो है वो इन्हांस की हो डिफरेंट वर्कशॉप्स के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू। तो इस तरह आपका सारा का सारा डाटा या जो क्वालिफिकेशन इन्वेंट्रीज़ हैं वो कंटिन्यूसली अपडेट होती रहती हैं, जिसका ये फ़ायदा होता है कि जब भी कोई पोस्ट क्रिएट होती है कंपनी के अंदर तो और मे भी बाज़ सिचुएशंस में आपको इमरजेंसी सिचुएशंस पे उस पोस्ट को फिल करना होता है, तो आप अगर स्टार्ट से जो है वो लेंगे एडवर्टाइजमेंट से, ठीक है, कि एडवर्टाइज़ करें पहले उस पोस्ट को, उसके बाद एप्लीकेशंस रिसीव हों, फिर आप उसकी स्क्रूटनी करें और जो हमने कल स्टेप्स देखे थे उन सारे स्टेप्स के थ्रू गुजारें, तो आप थोड़ा-सा ये भी एज लेती हैं बाज़ कंपनीज़ कि अगर उनके इनसाइड कैंडिडेट्स की सप्लाई अवेलेबल है और वो इतने कॉम्पिटेंट हैं कि आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते एक्सटर्नल हायरिंग में, तो आप उनको प्रेफ़र करते हैं। लेकिन इवन देन उनको सिलेक्शन के लिए भी आपको कुछ फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं। यानी ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्टली उनको फ़ौरन प्रमोट कर दें एक लेटर के थ्रू। कुछ कंपनीज़ में ऐसा होता है लेकिन सब में ऐसा नहीं होता। स्पेशली गवर्नमेंट साइड पे अगर हम देखें तो उसमें आपको प्रॉपर जो रूल्स बने हुए हैं, SOPs हैं हायरिंग के, वो फ़ॉलो करने पड़ते हैं। तो उस केस में अगर आपको लगता भी है कि इनसाइड सप्लाई कैंडिडेट्स की अवेलेबल है, इवन देन आप उसको एडवर्टाइज़ करते हैं, फिर अर्जेंट बेसिस पे आप एटलीस्ट 3-4 लोगों के इंटरव्यूज़ अरेंज करते हैं और फिर उसमें से सेलेक्ट करते हैं और बाद सिचुएशन में ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि आपने अपने इंटरनल एम्प्लॉय को ही प्रेफ़र करना है, ठीक है? तो ये कुछ सेंस में ये अच्छी चीज़ भी है लेकिन नेगेटिविटी भी है, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो दोनों तरह से चलता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, रिक्वायरमेंट एंड योर टाइम अवेलेबिलिटी कि आप कोई प्रेफ़रेंस दे रहे हैं इनसाइड कैंडिडेट्स को या आप मेरिट के ऊपर ही सिलेक्शन कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से इसके लिए हम एक पर्सनल रिप्लेसमेंट चार्ट भी यूज़ करते हैं। जैसे क्वालिफ़िकेशन इन्वेंटरीज़ में तो अगेन सारी डिटेल्स होती ही हैं आपके एम्प्लॉयज़ की। जो पर्सनल रिप्लेसमेंट चार्ट होते हैं उसमें ये देखा जाता है दैट द कंपनी रिकॉर्ड्स शोइंग प्रेजेंट परफॉर्मेंस एंड प्रोमोटेबिलिटी ऑफ इनसाइड कैंडिडेट फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशंस। यानी वो ये देखते हैं कि जो इनसाइड कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं उनका करंट कैसा रिकॉर्ड चल रहा है, पास्ट परफॉर्मेंस उनकी कैसी थी और अब उनमें कितनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने से एक हायर लेवल की पोस्ट को अवेल कर सकें, ठीक है, या उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकें। उसके लिए हम रिप्लेसमेंट चार्ट बनाते हैं। A typical replacement chart will list about at least 3 people as backup. यानी कम से कम 3 लोग एज अ बैकअप रखे जाते हैं कंपनीज़ में कि जिनमें ये कैपेबिलिटी हो कि ऑन अर्जेंट बेसिस अगर उन्हें कोई हायर एग्जीक्यूटिव पोस्ट ज्वाइन करनी पड़ती है तो उसके लिए रेडी हों। मोस्टली ये जो रिप्लेसमेंट चार्ट होते हैं ये टॉप लेवल पोजीशंस के लिए होते हैं। जैसे हमने कल बात की थी कि अगर हम नॉर्मल वर्कर्स देख रहे हैं, नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं, लेबर्स की कर रहे हैं, शॉप फ्लोर लेवल की बात कर रहे हैं, तो जनरली वहाँ पे ये रिप्लेसमेंट चार्ट की एज़ सच इतनी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि एक तो वहाँ पे आपके पास एक बल्क में वर्कर्स अवेलेबल होते हैं। 2-3 वर्कर्स अगर इमरजेंसी में छोड़ के भी चले जाएँ तो आपका काम उस तरह से अफेक्ट नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो आप अपनी मैनेजरियल पोजीशन को टॉप पे लेते जाएँ, ठीक है, अपर लेवल पे, तो उसके साथ-साथ ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी अथॉरिटी, आपके डिसीजन मेकिंग पावर वो इंक्रीज़ होती जाती है या इम्पोर्टेंस कह लें इंक्रीज़ होती जाती है, जिसकी वजह से ये ज़रूरी होता है कि आप उसके लिए कोई बैकअप रखें, ठीक है, अगर कोई इश्यू होता है तो। And it will usually indicate that how ready each person is to assume the role of the current job incumbent. यानी उसमें ये रिप्लेसमेंट चार्ट में ये देखा जाता है कि आपके जो जो भी आपने 3-4 लोग आइडेंटिफाई किए हैं वो कितना रेडी हैं इस काम को करने के लिए कि अगर उनको ये टॉप लेवल की जॉब करनी पड़े तो। अच्छा, अब इस स्लाइड को आप लोग ज़रा देखें 2 मिनट लगा के, फिर मुझे बताइए यहाँ से क्या समझ आता है।
जी, कुछ समझ आया इसको देखते हुए? रिप्लेसमेंट चार्ट, ये कुछ कंपनीज़ ने बाकायदा पेस्ट भी किए हुए होते हैं या अपने रिकॉर्ड्स में, डॉक्यूमेंट्स में इनको कहीं न कहीं रखा हुआ होता है। मैम इसमें यही बताया हुआ है कि जब 3 वाइस प्रेसिडेंट बना रहे हैं और फिर हुँ, उनकी डिफरेंट उनकी रिक्वायरमेंट है जो कि उन्होंने फिल करनी होती है। फिर नीचे उन्होंने ये बताया हुआ है, लाइक डिफरेंट कलर्स से बता रहे हैं, आउटस्टैंडिंग, सेटिस्फैक्ट्री और नीड्स इम्प्रूवमेंट। ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि ये एक्चुअली मतलब ये इनको क्यों इन्होंने ना बोला हुआ इसमें। अच्छा, ये सिर्फ़ ना इन्होंने ये सिंबल्स बनाए हुए हैं। जी, कुछ कहना है? रोल नंबर मैम 23? जैसे जी, जी। ये आर्मी में होता है कि एक आपका चीफ होता है लेकिन नीचे काफी सारे वो पता है हुँ, जनरल होते हैं, और जब हुँ, चेंज होना होता है तो वो कह रहे होते हैं कि इनमें से ये वाला बनेगा। मतलब पहले से ही शायद उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया होता है या दो जी, तीन का शॉर्ट लिस्ट हुए होते हैं, वो शायद उनकी परफॉर्मेंस या इस तरह उसकी वजह से पहले से ही आइडिया हो जाता है कि अब नेक्स्ट जो हुँ, चीफ होगा वो ये बनेगा। तो यहाँ पे भी बिल्कुल। वैसे ही है, उन पे एक न, उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से जाहिर है उन्हें एक किस्म का रैंक किया हुआ है। तो नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि ये जो लेफ्ट पे है वो वाले बनेंगे नेक्स्ट। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि एक तो सीनियॉरिटी भी मैटर करती है, दूसरा उनकी परफॉर्मेंस, उनका रिकॉर्ड पूरा का पूरा कि उन्होंने कैसे परफॉर्म करते रहे हैं, और अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली वो टाइमली प्रमोट भी होते रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि ये एक चार्ट की फॉर्म में बनाया गया है तो डिफरेंट सिंबल्स रखे गए हैं। एक तो दो चीज़ें हैं, एक चीज़ है प्रेजेंट परफॉर्मेंस, ठीक है, उसके लिए जो आपको ट्राइंगल नज़र आ रहा है कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए ये ब्लू कलर का ट्राइंगल है, सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के लिए कुछ पिंक और पर्पल सा है, और अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है यानी कुछ सेटिस्फैक्ट्री से लोअर लेवल की परफॉर्मेंस है उसके लिए ये ग्रीन कलर का ट्राइंगल यूज़ हुआ है। और आगे एक और वेरिएबल इन्होंने लिया है, दैट इज़ प्रमोशन पोटेंशियल, यानी उनमें प्रमोशन का पोटेंशियल कितना है, वो किस हद तक नेक्स्ट पोजीशन को संभालने की पोजीशन में हैं या रेडी हैं यू कह लें प्रमोशन के लिए। तो जो ब्लू कलर यहाँ पे हमने स्क्वायर से इसको लेबल किया है, और जो ब्लू कलर का स्क्वायर है वो इंडिकेट कर रहा है रेडी नाउ, यानी ये अगर हमें ज़रूरत पड़े तो इन्हें फ़ौरन भी प्रमोट किया जा सकता है। जो आपको ये पिंक पर्पलिश सा कलर नज़र आ रहा है स्क्वायर में, दैट मीन्स नीड्स फर्दर ट्रेनिंग, यानी हो सकता है कि वैसे इनकी परफॉर्मेंस तो अच्छी हो लेकिन अभी कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है, जैसे आप किसी एक हायर मैनेजमेंट की पोजीशन पे जाते हैं ना, तो इवन बेशक आप इंजीनियर भी हैं या आप किसी टीम को लीड कर रहे हैं या एज या कोई प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं, तो अगर आपने फर्दर किसी ऊपर डायरेक्टर की पोस्ट पे या सीईओ की पोस्ट पे जाना है तो उसके साथ कुछ ट्रेनिंग एसोसिएटेड होती हैं। तो होता ऐसा है कि जब आपकी प्रमोशन का टाइम करीब आ रहा होता है तो आपको वो ट्रेनिंग करवाना स्टार्ट कर देते हैं। वो ऑलरेडी आपके कैलेंडर्स में डिसाइडेड होता है कि अच्छा फॉर एग्जांपल इस 3 मंथ्स के पीरियड में ये एक ग्रुप ऑफ पीपल इनकी ट्रेनिंग होगी, नेक्स्ट 3 मंथ में इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल की ट्रेनिंग होगी, यानी वो सारा का सारा रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल होता है और वो हायर ट्रेनिंग्स की ज़रूरत होती है। यानी जैसे आपको याद होगा हमने मैनेजेरियल जो मॉड्यूल पढ़ा था बेसिक मैनेजमेंट का, उसमें हमने कुछ स्किल्स देखी थी, टेक्निकल, कॉन्सेप्चुअल और ह्यूमन स्किल्स, और हमने ये देखा था कि जो आपके लोअर लेवल होते हैं उनमें आपकी टेक्निकल स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और जो हायर लेवल होते हैं उनके लिए आपकी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी आपकी डिसीजन पावर, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, डिसीजन और कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कि आप कैसे ब्रॉड लेवल पे एनवायरनमेंट को देखते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजंस ले सकते हैं। तो अगर आप एज अ वर्कर काम कर रहे हैं, आपकी टेक्निकल स्किल्स बेशक अच्छी हैं, लेकिन जब आपने प्रमोट होना है तो आपको कुछ स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, आप में स्किल्स होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि आप अपने पूरे के पूरे जो ग्रुप ऑफ पीपल है जिसको आप लीड कर रहे हैं या आपके लोअर लेवल पे जितना भी स्टाफ है, आप उसको अच्छे तरीके से अपनी बात कम्युनिकेट कर सकें, उनके गोल्स कम्युनिकेट कर सकें और उनसे फीडबैक ले सकें। तो इसलिए ये ट्रेनिंग ज़रूरी होती है। आप टेक्निकली जितने भी स्ट्रॉन्ग हो, अगर आपने हायर ऑर्डर की पोजीशंस पे जाना है तो कुछ वो डिफरेंट नाम होते हैं, जूनियर मैनेजमेंट कोर्स, सीनियर मैनेजमेंट कोर्स, एडवांस मैनेजमेंट कोर्स, जिसमें ये मैनेजेरियल स्किल्स आपको सिखाई जाती हैं, और उनके बगैर आपकी प्रमोशन नहीं होती। बेशक आपका इवन टाइम भी आ गया तो वो पेंडिंग पे रखा जाता है कि एज अर्ली एज पॉसिबल ये ट्रेनिंग अरेंज की जाए। ठीक है, इसके अलावा जो ग्रीन आपको स्क्वायर में नज़र आ रहा है ये क्वेश्चनेबल मीन्स के फ़िलहाल आपकी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी या पोटेंशियल नहीं है आप में कि आप अभी प्रमोट किए जा सकें, बेशक आप में बाकी स्किल्स हों। तो ऊपर जो हम ये एग्जांपल ले रहे हैं उसमें हमें ज़रूरत है डिवीज़न के वाइस प्रेसिडेंट की, या ये कह लें कि डिवीज़न के वाइस प्रेसिडेंट के लिए हम कुछ बैकअप्स रखना चाह रहे हैं।
तो ये 3 बैकअप्स आइडेंटिफाई हुए हैं, प्रोडक्शन के वाइस प्रेसिडेंट, सेल्स डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पे जो आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहे हैं, उसमें अगर आप देखें तो आपका जो भी बेस्ट है परफॉर्मेंस वाइज भी और प्रमोशन पोटेंशियल वाइज भी, वो ये ब्लू कलर है ना, ठीक है। तो ट्रायंगल भी ब्लू यहाँ पे हम शो कर रहे हैं और स्क्वायर भी। इट मीन्स कि जिन पर्टिकुलर एम्प्लॉय की बात हो रही है जो प्रोडक्शन के इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी करंट परफॉर्मेंस जो है वो आउटस्टैंडिंग है और वो बिल्कुल रेडी हैं प्रमोशन के लिए, ठीक है। उन्हें किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, जैसे लिखा हुआ है ना रिक्वायर्ड डेवलपमेंट नन, किसी फ़िलहाल डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो हम इनको रिकमेंड कर रहे हैं फॉर द पोजिशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द डिवीज़न। जो सेकेंड नंबर पे है लिखा हुआ है सेल्स डिपार्टमेंट वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ पे एक तो ये दोनों आपको सिंबल्स नज़र आ रहे होंगे, ये सेकेंड ऑप्शन वाले हैं, यानी कि पर्पलिश पिंक जो आप कह सकते हैं इसको। एक तो ये कि जॉब रोटेशन इनकी अभी होनी है, ठीक है। जॉब रोटेशन कहाँ पे अभी इनकी होनी है? फाइनेंस और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। इसका मतलब है कि जो भी हमने फर्स्ट नंबर पे कैंडिडेट देखे हैं वो ये जॉब रोटेशन वाला काम कर चुके होंगे, और ये कोई फिक्स नहीं होता कि हमेशा जॉब रोटेशन करनी है। ये जिस भी कंपनी की हमने एग्जांपल लिए, हो सकता है इनका रूल हो, इन्होंने एक प्रोसीजर बनाया हुआ हो कि अच्छा आप डिवीज़न के हेड उस वक्त तक नहीं बनेंगे जब तक आपने हर डिपार्टमेंट में थोड़ा थोड़ा टाइम ना गुजारा हो। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे ना डेवलपमेंट में लिखा हुआ है कि जॉब रोटेशन रिक्वायर्ड है इन 2 पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में। इसके अलावा जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है वो है कि एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट कोर्स इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है कि अगर आप डिवीज़न के हेड बन रहे हैं या वाइस प्रेसिडेंट बन रहे हैं तो जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की एक ट्रेनिंग होती है वो अटेंड करना ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि स्ट्रेटजी का वर्ड जब हम यूज़ करते हैं तो इससे आपके जहन में आना चाहिए कि एक ब्रॉड लेवल पे आपने डिसीजंस लेने हैं, आपने स्ट्रेटजी बनानी है अपनी कंपनी के लिए कि कैसे हमने उसके प्रॉफिट इंक्रीज़ करने हैं, कैसे उसको एक्सपैंड करना है, कैसे हमने एक डिफ्रेंसिएशन लेकर आनी है अपनी प्रोडक्ट में, कोई एज कॉम्पिटिटिव एज हमें मिलेगा बाकी कंपनीज के मुकाबले में। तो इसके लिए एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग रिक्वायर्ड होनी चाहिए, कुछ टैक्टिक्स रिक्वायर्ड होनी चाहिए, जिसकी कोई ट्रेनिंग है वो अटेंड करनी भी अभी ज़रूरी है। इन हाउस डेवलपमेंट सेंटर, ये भी कोई ट्रेनिंग होगी मे बी जो 2 वीक्स की है। यानी अगर ये 3 काम कर लेंगे तो हो सकता है ये जो अभी आपको पर्पल कलर नज़र आ रहे हैं ये फिर जंप करके आपके फर्स्ट उसके ऊपर आ जाए, यानी कि आउटस्टैंडिंग और रेडी वाली ऑप्शन में, तो ये कंसिडर होंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे। जो थर्ड ऑप्शन है उसमें अगर आप देखें सिंबल्स तो ग्रीन यूज़ किए हुए हैं, यानी एक तो उनकी प्रेजेंट परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, प्लस जो उनका प्रमोशन का पोटेंशियल है वो भी क्वेश्चनेबल है, यानी अभी वो रेडी नहीं है कि उनको प्रमोट किया जाए। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड डेवलपमेंट में नन लिखा हुआ है। मेरे ख्याल में यहाँ पे कुछ या तो लिस्ट इतनी बड़ी होगी कि यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं फील की होगी, अदरवाइज़ अगर आप ग्रीन सिंबल यूज़ कर रहे हैं तो रिकमेंडेड यहाँ पे नहीं होना चाहिए फ़िलहाल। आई थिंक देयर शुड बी नॉट रिकमेंडेड करंटली, ठीक है, क्योंकि अभी आप इन्होंने बताया है कि ये फ़िलहाल परफॉर्मेंस वाइज भी और प्रमोशन पोटेंशियल वाइज भी रेडी नहीं है, तो डेफिनेटली अभी टाइम लगेगा इनको ग्रो करने के लिए। तो ये भी हमारे पास रेडी नहीं है, यानी ये लास्ट नंबर पे आते हैं। तो जो यहाँ पे आप इसको चेंज कर लीजिएगा, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। तो जो आपके फर्स्ट वन हमने देखे थे यानी कि वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्शन, इस वक्त की जो करंट सिचुएशन है उसके मुताबिक ये हमारे लिए इस वक्त बेस्ट बैकअप है। लेकिन आपकी कंपनी क्या करेगी कि जो सेकंड और थर्ड कैंडिडेट हैं इनमें भी जो यूँ समझ लें कि डेफिशिएंसीज़ हैं ट्रेनिंग वाइज, कोर्स वाइज या परफॉर्मेंस वाइज, उनको इम्प्रूव करने की कोशिशें पैरेलल में की जाती हैं, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही बैकअप हो। अगर वो बैकअप किसी वजह से अवेलेबल नहीं है तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है डिवीज़न वाइस प्रेसिडेंट की, फिर वो ज़्यादा अरसे तक वैकेंट रहेगी, और ऐसा जनरली नहीं किया जाता, किसी इंपॉर्टेंट पोस्ट को ज़्यादा टाइम के लिए वैकेंट नहीं रखा जाता, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन के बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो बिल्कुल रुक जाते हैं। ख़ासकर स्पेशली जो आपकी इस किस्म की चीज़ें होती हैं, हायरिंग के केसेस हो गए, या ये है कि कोई डिपार्टमेंट के केसेस हो गए, प्रोजेक्ट डाइजेस्ट हो गए, किसी इंपॉर्टेंट आपने कोई कोलैबोरेशन किसी के लिए किसी से में कोई इंटरव्यू करना है, कोई विजिट करना है, वो सारी चीज़ें फिर रुक जाती हैं, जिससे आपके पर्सनल की जो कंपनी की ग्रोथ है वो भी फिर इतनी बेहतर नहीं होती। इसलिए इन पोजीशन का अर्जेंट बेसिस पे फिल होना ज़रूरी होता है। अच्छा, इसी तरीके से एक और रिप्लेसमेंट चार्ट है, ये एकेडमिक सेक्टर का है। जैसे डीन की पोस्ट के लिए अगर हम रिप्लेसमेंट चार्ट देख रहे हैं तो स्टूडेंट अफेयर्स, वाइस स्टूडेंट अफेयर्स उनको कंसिडर किया गया, वाइस पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ ये भी एक डिपार्टमेंट है, उसकी एक पोस्ट है, वाइस एनवायरमेंटल अफेयर्स। इसके अलावा मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। इस जैसे एन एग्जाम्पल
और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारे कलर्स इकट्ठे सेम हो, कि अगर ब्लू है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है तो वो रेडी भी होगा इस वक्त, ठीक है। सेटिस्फैक्ट्री है तो साथ फर्दर ट्रेनिंग की ज़रूरत हो, मतलब आपको इससे अंदाज़ा होगा कि डिफरेंट कलर्स भी हो सकते हैं कि परफॉर्मेंस वाइज किसी और नंबर पे आप आ रहे हैं, लेकिन जो प्रमोशनल पोटेंशियल है उसके हिसाब से आप किसी और नंबर पे आ रहे हैं। हो सकता है ट्रेनिंग आपने पहले ली हुई हो लेकिन अभी आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं। अच्छा, इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे HRIS भी कहते हैं, ये भी आजकल बहुत कॉमन हो गया है। छोटे छोटे स्टार्टअप भी होते हैं, जब छोटी कंपनी से भी जब स्टार्ट किया जाता है तो कोशिश की जाती है कि जो भी आपका एम्प्लॉयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ना सिर्फ एम्प्लॉयर से रिलेटेड बल्कि ओवरऑल पूरी कंपनी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को थ्रू सॉफ्टवेयर डील किया जाए, ठीक है। ताकि आपको पेपर के ऊपर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ना रखनी पड़े, लेस पेपर एनवायरनमेंट की तरफ इसका फोकस होता है। तो ये एक तरह से ना मिलती जुलती चीज़ है कुछ क्वालिफिकेशन इन्वेंट्रीज से जो अभी हमने पीछे देखी थी, लेकिन क्वालिफिकेशन इन्वेंट्रीज में और ये HRIS में डिफरेंस ये है कि क्वालिफिकेशन इन्वेंट्रीज जो है वो सिर्फ आपके एम्प्लॉय को टारगेट कर रही थी, ठीक है, कि आपके एम्प्लॉय से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उसकी ज्वाइनिंग डेट से लेकर करंट में भी वो 20 साल से आपकी कंपनी में काम कर रहा है, तो इस पूरे टर्नओवर में उससे रिलेटेड जो जो भी इम्प्रूवमेंट हुई हैं, ट्रेनिंग्स हुई हैं, और इसके अलावा प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, कोई और कोर्सेज हुए हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट रहे, ठीक है, उसका सारा लीव रिकॉर्ड और बाकी चीज़ें। लेकिन जो आपका ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, इसमें बाकी डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन होती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपकी जो वर्क फोर्स है या एम्प्लॉयज़ है सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड हो। Computerized inventory of information that can be assessed to determine employers' background experience and skills that may include work experience codes, प्रोडक्ट और सर्विस नॉलेज, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस एंड फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। ये वाली चीज़ें तो सारी वही हैं जो भी हमने पीछे देखी थी क्वालिफिकेशन इन्वेंट्रीज के केस में। लेकिन जो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है किसी भी कंपनी का, उसमें आपने तकरीबन अगर आपकी कंपनी मैच्योर हो चुकी है तो आपने हर डिपार्टमेंट या हर प्रोसेस को कंप्यूटराइज कर दिया होगा। जैसे यहाँ पे आप देखें HR मैनेजमेंट का एक आपको सर्कल नज़र आ रहा है, पेरोल मैनेजमेंट, यानी जो भी आपकी सैलरी पैकेजेस हैं किसको किस तरह से देना है, क्या क्या साथ फैसिलिटीज़ इन्वॉल्व हैं, क्या पर्क्स हैं, मेडिकल, हायरिंग, ट्रांसपोर्ट, मैसिंग वगैरह, उसके लिए भी आपने उसको भी इनकॉर्पोरेट किया हुआ है अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम में। रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट, यानी आपने जो रिक्रूटमेंट करनी है वो भी आप मैनुअल नहीं कर रहे बल्कि उसके लिए भी आप सॉफ्टवेयर से हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। बाद सिचुएशन में आपको ऑटोमेटिक टेस्ट जनरेट हो जाता है। लिस्ट अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है तो थ्रू डिफरेंट सॉफ्टवेयर अगर आप उस पर चेक लगा दें कि अच्छा वी डोंट नीड एनी कैंडिडेट बिलो 3 GPA, तो वो ऑटोमेटिकली उसको जो है वो स्क्रीन करके आपके सामने ले आएगा। जैसे आपकी जब एडमिशन होता है तो वहाँ पे अगर हम कोई परसेंटेज पे लगा दें कि मे बी नो सेकेंड डिवीजन इज़ एक्सेप्टेबल, तो वहाँ पे भी ऑटोमेटिकली वो आपका सॉफ्टवेयर आपको स्क्रूटनी करके दे देगा, यानी कि एक नई लिस्ट निकालेगा जिसमें सिर्फ आपके फर्स्ट डिवीजन के कैंडिडेट्स होंगे। ट्रेनिंग मैनेजमेंट, ट्रेनिंग की इन्फॉर्मेशन भी सारी की सारी आपके इसमें हो सकती है इन्फॉर्मेशन सिस्टम में। इसके अलावा और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, यानी जो हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल की एक दफ़ा बात की थी कि आपकी जो ACRs होती हैं, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, वो भी अब बहुत कॉमन हो गया है कि सॉफ्टवेयर के थ्रू हों, ताकि जब हार्ड कॉपी में आपने अप्रेजल किया होता है ना तो थोड़ा सा उसका लीक होने का भी डर होता है कि आपने पेपर्स में रखा हुआ है, वो पेपर्स डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में कहीं भी आपने रखे हुए हैं तो कोई भी थर्ड पर्सन की पहुंच तक वो इजीली आ सकता है, ठीक है। तो जनरली जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है उसको काफ़ी सीक्रेट रखा जाता है कि सिर्फ आपकी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं और जो रेलिवेंट बॉसेस हैं आपके, सिर्फ वही इसको फिल करें, ठीक है। अदरवाइज़ इससे बहुत इश्यूज हो जाते हैं कि अगर किसी ने आपकी रिपोर्ट देखी, उसने जाकर किसी और को कहा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, या ये है कि इस तरह से बाकी के लोगों को जनरली नहीं पता चलना चाहिए कि किसकी परफॉर्मेंस को कैसे या क्या कमेंट्स लिखे गए हैं। स्पेशली अगर नेगेटिव कमेंट्स हैं तो नेगेटिव कमेंट्स आप सिर्फ डायरेक्टली उस तक कन्वे करें कि जिसके बारे में, जिस एम्प्लॉय के बारे में वो कमेंट्स हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहता है, ज़्यादा प्रोफेशनल होता है। इसके अलावा पॉलिसीज़ क्या हैं बाकी ऑर्गेनाइजेशन में, और एम्प्लॉय का सजेशन बॉक्स भी होता है। जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए एम्प्लॉय सजेशंस भी लेती हैं, ठीक है, जो कि सॉफ्टवेयर के थ्रू ली जा सकती हैं। इसके अलावा बाकी जो भी एम्प्लॉय से रिलेटेड चीज़ें हैं, प्रोक्योरमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, इंडक्शन का हो गया, मेडिकल का हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें भी सॉफ्टवेयर के थ्रू अब मैनेज की जाती हैं, ठीक है। तो इसमें अगर कोई है इस वक्त मीटिंग में और किसी का क्वेश्चन है तो वो आप बताइए।
फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वरना। नो मैम। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये जो लेक्चर है इसमें थोड़ा सा हमने एक तो देखना है कि रिक्रूटमेंट जब की जाती है तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखे जाते हैं और किस किस तरीके से रिक्रूटमेंट की हो सकती है। रिक्रूटमेंट मींस कि आपने रिक्रूटमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ हायरिंग, ठीक है। हायरिंग मींस रिक्रूटमेंट प्लस सिलेक्शन, यानी कि स्क्रीनिंग आप करेंगे। तो मेनली गोल क्या है रिक्रूटमेंट का? द फर्स्ट गोल ऑफ रिक्रूटिंग इज़ टू कम्युनिकेट द पोजीशन इन सच अ वे दैट क्वालिफाइड जॉब सीकर्स रिस्पॉन्ड। An effective recruiting process requires a significant pool of diverse candidates to choose from. जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रिक्रूटमेंट की वो ये कि आप जब अपनी पोस्ट को एडवर्टाइज़ करें तो उसको इस तरीके से करें कि मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं उन तक आपकी जो पोस्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ना, मैक्सिमम दैट क्वालिफाइड जॉब सीकर रिस्पॉन्ड, यानी अगर आपने फॉर एग्जांपल एक तो बहुत शॉर्ट टर्म टाइम बहुत कम रखा हुआ है और आपने जिस भी तरीके से एडवर्टाइज़ किया है वो लोगों तक नहीं पहुंच सके न्यूज़, तो मे बी आपके जो अच्छे क्वालिफाइड और ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट्स हैं वो आपको रिस्पॉन्ड ही ना करें, वो अप्लाई ना करें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप उसको प्रॉपर्ली एडवर्टाइज़ करें, उसको रिपीट करें और ऐसी जगह पर एडवर्टाइज़ करें कि जो कि कॉमन है, जो कि एक नॉर्मल पब्लिक जो है जहाँ की अप्रोच में आती है वो चीज़, ठीक है। तो जिसमें आप डिफरेंट न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, वेबसाइट पे भी, या अब तो डिफरेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं उनके थ्रू भी हायरिंग की जाती है। तो मेनली पर्पज़ ये होता है कि आप एक बिगर पूल ऑफ डाइवर्स कैंडिडेट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकें, क्योंकि अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे तो उसमें से एक अच्छा कैंडिडेट मिलने का चांस भी थोड़ा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर के फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक पोस्ट है और उसके लिए अप्लाई ही 3 लोगों ने किया है तो चांस है मैम कि वो तीनों ही एक बहुत नॉर्मल हो। जी जी मैम, अगर आप स्क्रीन शेयर करिए तो आपकी स्क्रीन स्ट्रक हुई हुई है। स्लाइड नंबर 2 इस वक्त है रिक्रूटिंग गोल्स, ये आपको नज़र नहीं आ रही? मैम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे लोडिंग का साइन आ रहा है। नो मैम, नहीं आ रही, मैम लोडिंग आ आ रही रही है है। नज़र। अच्छा चलिए, अगर नहीं भी आ रही तो इसमें सिर्फ 2 लाइनें लिखी हुई हैं, मतलब अभी फ़िलहाल जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो आप अगर सुन भी लेंगे तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा मसला नहीं है। सिर्फ हम यही देख रहे हैं कि जो भी रिक्रूटमेंट का गोल है वो ये कि जब आप अपनी पोस्ट को एडवर्टाइज़ करें तो वो सही तरीके से और एक लार्ज नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स तक वो न्यूज़ पहुँचे और वो उस पर रिस्पॉन्ड कर सकें, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारी सिर्फ एक ही पोस्ट है और उस पोस्ट के लिए सिर्फ 3 लोगों ने अप्लाई किया, 3 लोगों में से आपको चूज़ करना है, तो हो सकता है वो तीनों कैंडिडेट्स बहुत एवरेज हों, ठीक है। कोई भी उनमें से कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटस्टैंडिंग कैपेबिलिटीज़ ना हो किसी में। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जब आपके पास मैक्सिमम कैंडिडेट्स होंगे तो चांस है कि उसमें से 1-2 अच्छे ही हों जिन्हें आप फिर सेलेक्ट कर सकें, ठीक। अच्छा, अब डिफरेंट जो रिक्रूटमेंट की सोर्सेज होती हैं वो इंटरनल सर्च यानी कि आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं, जैसे भी हमने पीछे बात की। इसके अलावा एम्प्लॉय रेफरल एंड रिकमेंडेशन भी एक चीज़ होती है। ये आपके जहन में है क्या होता है एम्प्लॉय रेफरल? और अब आपको स्क्रीन नज़र आनी शुरू हुई है, स्लाइड नंबर 3, यस मैम। ठीक है, थैंक यू। तो एम्प्लॉय रेफरल एंड रिकमेंडेशन ये किस तरह की सोर्स है और पॉजिटिव है या नहीं है? जैसे कोई वर्कर है वो किसी का रेफरेंस देता है, यानी कि ये जो बंदा है ये वर्किंग और सुटेबल है इस काम, तो उसको अपॉइंट किया जाए। ठीक है, तो ये होना चाहिए आपके ख्याल में? मैम क्या फ़ायदा इसका? अगर वो मेरिट पे आता है तो ठीक है, क्योंकि इसमें ये है कि अगर जैसे हमने पहले देखा अर्जेंटली चाहिए कोई, तो कोई एम्प्लॉयमेंट बता रहा है कि मेरा जानने वाला है और वो मेरिट पे भी आ रहा है, तो फिर उसको करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है। इससे फ़ायदा कोई आप बताएँगे क्या फ़ायदा होगा? ठीक है, मेरिट पे भी आ रहा है तो हम उसको सेलेक्ट कर लें अगर। कोई और बता दे एम्प्लॉय रेफरल पे हायरिंग का फ़ायदा और नुकसान। मैम हमारा टाइम सेव हो जाता है कि हम सारे एप्लीकेंट्स को देखें और उनको फिर सिलेक्ट ठीक है, करें। ठीक है, गुड। और नुकसान भी कोई होगा यकीनन?
जैसे अली बता रहा था मैम इसमें आपका ये है एप्लीकेंट पूल भी बहुत छोटा हो जाएगा कि हाँ, वो तो बल्कि होगा सिर्फ ही वो नहीं। लोग आपकी हाँ। काफी अच्छे कैंडिडेट्स हो सकते हैं जो आपको रेफरल की तरफ से ना मिले। ठीक है जी। और महाबलूस आप कुछ कह रही थी? मैम मेरा भी सेम पॉइंट था कि मतलब यही है कि अगर वो मेरिट पे नहीं आता और हम उसको हायर कर लेते तो इसमें नुकसान ही है हमारा। जी ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉयर रेफरल पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बात की। एक तो ये कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मेरी एक जो है वो फ्रेंड है, वो फलानी XYZ कंपनी में काम करती है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और हमें मे बी आप ये समझ लें कि विद इन द सेमेस्टर कोई हमारा जो इंस्ट्रक्टर है वो छोड़ के चले जाते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में ये हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको एडवर्टाइज़ करें, ठीक है, क्योंकि 1 मंथ नोटिस के ऊपर हर वर्कर जो है छोड़ के जा सकता है, ठीक है। तो अगर उसने 1 मंथ नोटिस दे दिया, अभी बीच सेमेस्टर चल रहा है, आपके एग्जाम होने हैं, तो आपका इंस्ट्रक्टर जा चुका है, तो इस सिचुएशन में हम ये नहीं कर सकते एडवर्टाइज़ करें, टेस्ट लें, इंटरव्यू लें, इट इज़ अ लेंथी प्रोसेस, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉय का रेफरल जो है वो एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैं ये देखूँ कि अच्छा चूँकि वो मेरी फ्रेंड है और मुझे पता है कि नहीं वो इतनी कॉम्पिटेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अच्छा मुझे मैं भी मैं कहूँ कि अच्छा बाद में मेरा कोई इंटरेस्ट हो सकता है, या मैं कोई कंपैशनेट बेसिस पे चाह रही हूँ कि चलो उसको जॉब मिल जाए, ठीक है, तो मैं उसको रखवा देती हूँ, तो ये एक्चुअली उस सेंस में नेगेटिविटी आ जाती है। लेकिन अदरवाइज़ ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। नेगेटिविटी इसकी ये है कि फॉर एग्जांपल आप में भी कोई बहुत उससे बेहतर कॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स हों, लेकिन जो कि आपने कंसिडर ही ना किए हों, जिन्हें आपने बुलाया ही ना हो शॉर्ट लिस्ट करके टेस्ट या इंटरव्यू के लिए, तो इसका मतलब है कि मे बी आप एक बहुत ही डाइवर्स किस्म की वर्कफोर्स को आपने स्किप कर दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है आपकी कंपनी को आगे चल के बहुत फ़ायदा हो जाता। लेकिन जो जनरली एम्प्लॉय रेफरल होता है ना, उसमें ये चांस बहुत कम होता है कि जो आपका एम्प्लॉय है वो किसी गलत बंदे को रेफ़र करे, ठीक है, होता भी है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि जो बंदा रेफ़र कर रहा होता है उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी ऐसे एक इंस्ट्रक्टर को रखवाती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल डिपार्टमेंट में सजेस्ट करती हूँ, उसको रख भी लिया जाता है, जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं करता, तो आप देखिए कि फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी अपनी क्रेडिबिलिटी कितनी अफेक्ट होगी, कि हर स्टेप पे यही मुझे कहा जाएगा कि चूंकि आपने रेफ़र किया था इसलिए हमने इस पर्टिकुलर बंदे को अपॉइंट किया और इसकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर है। तो फिर इसलिए मैं या कोई और भी थर्ड पर्सन जो है वो जनरली अगर उसे लगता है ना कि बहुत ही लेवल की परफॉर्मेंस दे रहा है, वो बिल्कुल भी अप टू द मार्क रिक्वायरमेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, तो वो जनरली रेफ़र नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा बहुत ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आपके पास टाइम कम है और आपको अबव एवरेज कोई कैंडिडेट मिल रहा है, तो आप बाकी चीज़ों को देखते हुए कि आप टाइम ना लगे, आपके बाकी एडवर्टाइजमेंट में टाइम ज़ाया ना हो, बजट ज़ाया ना हो, उस चीज़ को फिर थोड़ा सा देखते हुए आप फिर उसको सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अगेन ये देखना ज़रूरी है कि बहुत ही कोई यूँ समझ लें कि बिलो मेरिट हायरिंग ना हो, ठीक है। तो ये मेक श्योर करना चाहिए, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बस आपको इसमें एक बैलेंस रखना ज़रूरी है, तो ताकि इससे फ़ायदा उठाया जा सके। इसके अलावा एक्सटर्नल सर्चेज होती हैं, यानी आप अगर एक्सटर्नल कैंडिडेट को हायर करना चाह रहे हैं तो एडवर्टिजमेंट, यानी जैसे आपने किसी अखबार में ऐड दे दिया, वो किया जा सकता है। अच्छा, अगर किसी की क्लास का टाइम हो गया तो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, अटेंडेंस आप लोगों की लग जाएगी। अच्छा, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ होती हैं, जैसे हम पाकिस्तान में इसका कॉन्सेप्ट कम है, लेकिन अब इसके थ्रू भी हायरिंग की जा रही है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं एनटीएस की, कि वैसे तो एनटीएस टेस्ट कंडक्ट करवाती है स्टूडेंट्स के लिए जनरली एडमिशन के लिए, लेकिन डिफरेंट जो कंपनीज हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी अब एनटीएस से कोऑर्डिनेट करते हैं कि आप देखा होगा कभी उनकी वेबसाइट पे जाकर कि डिफरेंट वो टेस्ट हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होते हैं, ठीक है, फॉर डिफरेंट पोस्ट, फॉर असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट, फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर पोस्ट, या एक नॉर्मल एक टेक्नीशियन के लिए भी, क्योंकि वो फिर उसके हिसाब से एक उनके पास एक पूरा डाटा होता है अवेलेबल, एक बैंक अवेलेबल होता है क्वेश्चंस का, उस क्वेश्चन बैंक में से फिर वो क्वेश्चंस करते हैं और अरेंज पूरा वो खुद सेंटर्स बनाते हैं, टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, उसके रिजल्ट कन्वे करते हैं, और फिर इस तरह से ना जो आपकी कंपनी होती है वो इस सारी की सारी ख्वारी से बच जाती है। यानी मे बी वो उसके लिए पॉसिबल ना हो कि आपके में हो सकता है 1000 लोगों ने अप्लाई किया हो,
अब अगर कंपनी खुद ही 1000 लोगों का टेस्ट कंडक्ट करवाएगी तो डेफिनेटली उसके लिए उसको ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे और ज़्यादा एफर्ट लगेगी, ठीक है। तो अगर उसके लिए पॉसिबल नहीं होता तो इस सेंस में वो फिर कुछ कंपनीज ये एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज लाइक NTS टाइप इनसे कांटेक्ट करती हैं, इनको सिंपल एक लमसम अमाउंट पे कर देती हैं और ये आपको जो है पर्टिकुलर कैंडिडेट या जितने भी आपको कैंडिडेट्स चाहिए मेरिट के हिसाब से वो आपको निकाल कर दे देते हैं। इसके अलावा स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू भी हायरिंग की जाती है। जैसे आप लोगों के ओपन हाउस होते हैं और आगे होगा इंशाल्लाह, तो जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। उसमें फिर हम ये करते हैं कि डिफरेंट कंपनीज़ को लेटर्स लिखते हैं, उन्हें इनवाइट करते हैं, वो फिर आकर आपके प्रोजेक्ट्स देखते हैं और उन्हें जो प्रोजेक्ट्स अच्छे लगते हैं और जिन्हें लगता है कि अच्छा है इस पर्टिकुलर फील्ड के बंदे की हमें ज़रूरत है, तो वो उस टाइम पे ही आपको एक कोई टेस्ट का लेटर या इंटरव्यू का या डायरेक्ट में भी आपको एक छोटा सा इंटरव्यू वहीं पे उसी वक्त कंडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास में भी होता रहा है कि ओपन हाउस पे आए कुछ AWC से, KRL, स्पार्को, डिफरेंट एजेंसी से आते हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, और वो उसी वक्त हमने स्टूडेंट्स को बताया हुआ होता है कि आप इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर होकर आएँ, और कुछ सेलेक्टिव लोगों का इंटरव्यू किया जाता है और फिर उनकी ज़रा अर्जेंट बेसिस पे हायरिंग हो जाती है। मे बी वो जैसे ही पास आउट हों तो फ़ौरन उनको हायर कर लिया जाए, लेकिन यह है कि डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी अवेलेबल हैं और सबकी हायरिंग इस तरह नहीं होती। जिस भी पर्टिकुलर एरिया में किसी कंपनी को ज़रूरत है उसके हिसाब से हायरिंग की जाती है और अगर वहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है। इसके अलावा जॉब फेयर्स होते हैं, जैसे एजुकेशन एक्सपो होते हैं, जॉब के एक्सपोज भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक टर्म आपको नज़र आ रही होगी अनसॉलिसाइटेड एप्लीकेंट्स। ये अगर किसी के जहन में है क्या होता है, अगर कोई इस वक्त है मीटिंग में? अच्छा, मैं बता देती हूँ खुद ही। अनसॉलिसाइटेड एप्लीकेंट्स वो होती हैं कि फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास डिपार्टमेंट में कोई वैकेंट पोजीशन नहीं है, ठीक है। हमारे पास जितने हमें लैब इंजीनियर्स चाहिए, फैकल्टी मेंबर्स चाहिए, या किसी भी कंपनी के आप एग्जांपल ले लें, यानी फ़िलहाल आपके पास कोई भी पोस्ट वैकेंट नहीं है, अभी आपने हायरिंग नहीं करनी। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कुछ लोग वैसे ही ना एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको पता है कि मोस्टली वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके अपनी CV वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करवा देते हैं किसी भी कंपनी के HR डिपार्टमेंट में। इसका मतलब ये होता है कि जब कभी भी कोई पोस्ट क्रिएट होगी, यानी हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला जाए, या मे बी किसी को किसी रीजंस की वजह से टर्मिनेट कर दिया जाए, या किसी की पोस्टिंग हो जाए किसी और विंग में, किसी और डिपार्टमेंट में, तो उस सेंस में जब भी पोस्ट क्रिएट होगी तो फिर आपका जो HR डिपार्टमेंट है उसके पास बहुत दफ़ा एक बल्क में एप्लीकेशंस ऑलरेडी पड़ी हुई होती हैं, ठीक है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि उन्हें अप्लाई किए हुए भी 2-2 साल हो जाते हैं, और जब उनको देखा जाता है और या कॉल किया जाता है, उनसे कांटेक्ट करते हैं, तो पता चलता है कि वो हमें बताते हैं कि हमें तो 1 साल हो गया, हमने फ़लानी XYZ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली है, ठीक है। लेकिन ये जनरली उस तरह के कैंडिडेट्स ये काम करते हैं कि जब फॉर एग्जांपल उनकी एजुकेशन कंप्लीट हुई है, अब वो देख रहे हैं कि अच्छा कहीं पोस्ट आई है तो वहाँ भी अप्लाई करें, लेकिन किसी पर्टिकुलर कंपनी में उनका इंटरेस्ट है तो वो वैसे ही वहाँ एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं कि जब कभी वहाँ पे कोई पोस्ट क्रिएट होगी तो उनकी एप्लीकेशन को भी कंसिडर कर लिया जाएगा। तो उन एप्लीकेंट्स को कहा जाता है अनसॉलिसाइटेड एप्लीकेंट्स। इसके अलावा ऑनलाइन रिक्रूटमेंट भी आपको पता है कि ऑनलाइन भी होती हैं डिफरेंट कंपनीज जो आपके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं वो फिल करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, और उसी के थ्रू आपकी जो है वो स्क्रीनिंग होती है। अच्छा, इसके अलावा रिक्रूटमेंट की जो इफेक्टिवनेस होती है उसके लिए हम क्या चाहते हैं, what to measure and how to measure, how many qualified applicants were attracted from each recruitment source. That means we have to assess both the quantity and the quality of the applicants produced by a source. ये जो भी हमने पीछे बात की थी वो है कि जब हम डिफरेंट कैंडिडेट्स को बुला रहे हैं, हायरिंग करना चाह रहे हैं, उनको कंसिडर करना चाह रहे हैं, तो मैक्सिमम एप्लीकेंट्स होंगे तो हमारे पास चांस होगा कि आपको कोई अच्छा कैंडिडेट मिल जाए, ठीक है। जितना बड़ा पूल ऑफ कैंडिडेट्स होगा आपके पास चांस है कि उसमें 2-3 लोग तो डेफिनेटली अच्छे मिल ही जाएंगे आपको। तो जो अप्लाइंग बेस्ट प्रैक्टिसेस मैनेजमेंट टेक्निक्स टू रिक्रूटमेंट, तो जो अच्छी टेक्निक्स हैं वो अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली चांस होगा कि आपको एक अच्छा बंदा मिल के आए। अच्छा, अब रिक्रूटमेंट के लिए जो एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड रिक्रूटिंग यील्ड पिरामिड, ठीक है। ये बहुत कॉमन है और काफ़ी कंपनीज इसको यूज़ करती रही हैं। अब मे बी अब कोई डिफरेंट इसके अलावा भी टेक्निक्स आ गई हूँ, लेकिन ये यूँ बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको ये बताता है कि अगर आपको एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ चाहिए तो उसके लिए आपको हर स्टेप पे कितने कैंडिडेट्स होने ज़रूरी हैं, ठीक है। ये रिलेशन है इन चीज़ों का जो कि आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। द हिस्टोरिकल अरिथमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन द रिक्रूटमेंट लीड्स एंड इन्वाइटीज़
Invitees and interviews, interviews and offers made and offers made and offers is separate. इसको ज़्यादा बेहतर तौर पे आपको इस स्लाइड से समझ आएगा. दिस इज़ रिक्रूटिंग यील्ड पिरामिड. ठीक है, ये आफ्टर थॉरो रिसर्च इसको बनाया गया है और ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी इसको एज इट इज़ यूज़ करे. मे बी उन्होंने अपने हिस्टोरिकल डाटा से कोई और किस्म का पिरामिड बनाया हो और उसकी बेस पे फिर वो सिलेक्शन करते हो या रिक्रूटमेंट करते हो. लेकिन ये बहुत कॉमन है जो कि थ्रू थॉरो रिसर्च, वेरी एक्सटेंसिव रिसर्च ये बनाया गया है जिसको मोस्ट ऑफ द कंपनीज फॉलो करती हैं. अब यहाँ पे एक्चुअली हमने रिलेशन देखा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको न्यू हायर्स चाहिए 50, यानी आपको 50 वर्कर्स अपॉइंट करने हैं, तो इसका और जो सेकंड नंबर पे आपको नज़र आ रहा है ऑफ़र्स मेड. ऑफ़र्स मेड मींस आपने कितने लोगों को इनविटेशन लेटर दे दिया है, ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, ठीक. यानी आपने तो मेनली जो इन दोनों फैक्टर्स का जो रेशो होती है वो 2:1 होती है. यानी अगर आपको 50 लोगों को हायर करना है तो 100 लोगों को आप ऑफ़र देंगे तो उसमें से 50 आएंगे, ठीक है. जैसे हम अपने IST में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं. जैसे स्टूडेंट्स की ये नहीं होती एडमिशन पॉलिसी, हम पहली मेरिट लिस्ट में हो सकता है आप देखें 200 स्टूडेंट की लिस्ट लगाते हैं, फिर उनमें से कोई 50 या 100 हमें मिलते हैं, फिर उनमें से भी नहीं मिलते तो फिर हमें सेकंड लिस्ट लगानी पड़ती है. तो ये इसलिए हो रहा होता है कि आप अब तो शायद ये वाला पिरामिड बहुत हम इसको रिजिडली ना अप्लाई करें, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता है कि जॉब्स की जब मार्केट कम होती है तो डेफिनेटली लोग ज़्यादा अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, और आपके लिए सिलेक्शन करनी मुश्किल हो जाती है. लेकिन ये आफ्टर थॉरो रिसर्च मोस्ट ऑफ द कंपनीज इसको या इसको थोड़ा बहुत चेंज करके यूज़ करती हैं. यानी इसका मतलब है अगर आपको 50 पोजीशंस फिल करनी है तो आपको 100 को ऑफ़र करनी पड़ेगी. 2:1 की रेशियो है. नीचे वाले फैक्टर से अगर आप इसका रिलेशन देखें तो वो क्या है कि ऑफ़र मेड और दूसरी की चीज़ क्या है, कैंडिडेट्स इंटरव्यूड. यानी अगर आपने फॉर एग्जांपल 100 को ऑफ़र्स देनी है तो आपको एटलीस्ट 150 का इंटरव्यू करना पड़ेगा. यानी इन दोनों में 3:2 का रिलेशन है. नीचे के आप पैरामीटर को देखें, कैंडिडेट्स इनवाइट, यानी जिन्हें आपने शॉर्टलिस्ट करके इनवाइट किया इंटरव्यू के लिए या टेस्ट के लिए, कुछ भी हो सकता है ये. इसमें और कैंडिडेट्स इंटरव्यूड में आपका 4:3 का रिलेशनशिप है. यानी अगर 150 कैंडिडेट्स का आपने इंटरव्यू करना है तो 200 को आपको इन्वाइट करना पड़ेगा, ठीक है. नेक्स्ट जो रिलेशन है वो है कैंडिडेट्स इन्वाइटेड एंड द लीड्स जनरेटेड. लीड्स मीन जो हम पूल ऑफ कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं ना, उसकी बात हो रही है कि अगर आपने कैंडिडेट्स को इनवाइट करना है, ठीक है, 200 कैंडिडेट्स को, तो जो आपका पूल ऑफ कैंडिडेट्स क्रिएट हुआ है उसमें कम से कम 12 एप्लीकेशंस आपके पास 1200 एप्लीकेशंस होनी चाहिए. यानी इसमें 6:1 का रिलेशन है. तो इसका मतलब है कि ये डिफरेंट सेक्टर पे अप्लाई होता है, हर जगह ये अप्लाई नहीं होगा, लेकिन जो एक कॉमन प्रैक्टिस है अपनी अपनी कंपनी के मुताबिक डिफरेंट HR डिपार्टमेंट्स ने इसको रिफ़ाइन किया हुआ है या इसमें मॉडिफिकेशंस की हुई हैं. लेकिन ये वो है जो कॉमन प्रैक्टिस है. थ्रू रिसर्च हमारे पास ये रिक्रूटिंग यील्ड पिरामिड आया है और ये रेशियोज़ भी उससे निकली हैं, लेकिन अगेन इनमें वेरिएशंस आ सकती हैं. अच्छा, अब ये जो फर्स्ट लीड्स जनरेटेड है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पे मे बी जो जिन लोगों ने आपको अप्लाई किया था, ठीक है, थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म, थ्रू CVs या जिस तरीके से भी, तो उसमें से भी बहुत सारे आपको निकालने पड़ जाएंगे मेरिट की बेसिस पे. किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, बाज़ लोग वैसे ही अप्लाई कर देते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती नहीं है, मे बी कोई और एक्सपर्टीज़ हमें चाहिए, उनके पास कोई और एक्सपर्टीज़ है, लेकिन वो सिर्फ अप्लाई कर देते हैं जस्ट कि कहीं से हमें जॉब सिक्योर हो जाए, ठीक है. तो वो बाज़ लोग खुद भी ज्वाइन नहीं करते, बाज़ लोग ये है कि आप लोग खुद भी उनको इनिशियल लेवल पे ही उनकी स्क्रीनिंग कर देते हैं. अच्छा, इसके अलावा जो भी हमने पीछे बात की थी इंटरनल सोर्सेज ऑफ कैंडिडेट्स, यानी जिसे हम हायरिंग फ्रॉम विद इन भी कहते हैं, इसके एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस जो कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं अभी. इसको भी एक दफ़ा देख लेते हैं. एडवांटेज ये है कि द एम्प्लॉय विल हैव द फोर नॉलेज ऑफ कैंडिडेट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. यानी जो आपकी एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनी को, ठीक है, एम्प्लॉय जो उसका वर्कर होता है, ठीक, और कैंडिडेट्स जिसने अप्लाई किया होता है. तो जो भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे, चूँकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर रहा है या कर चुका है, तो आपको पहले से उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता होती हैं, ठीक है. तो आपको ये नहीं पता चलता कि ये नहीं, आप इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता कि अच्छा फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय है तो उसकी टेक्निकल जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं या कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम ज़्यादा अच्छा कर सकता है. तो ये चीज़ें बहुत सारी आपको ऑलरेडी पता होती हैं. मोर एक्यूरेट व्यू ऑफ कैंडिडेट स्किल्स, ठीक है, उसके स्किल्स के बारे में ज़्यादा बेहतर व्यूज़ होते हैं. कैंडिडेट्स हैव अ स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट टू द कंपनी. अगर आप
उसी विद इन हायरिंग करेंगे कंपनी से, तो आपका जो वर्कर है वो ज़्यादा वैल्यूड फील करेगा, ठीक है। वो ज़्यादा उसको पता चलेगा कि अच्छा मुझे प्रेफरेंस दी गई है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल कैंडिडेट, तो अब मुझे ज़्यादा कमिटमेंट शो करना है। देन ही विल बी मोर कमिटेड टू द कंपनी एंड द गोल ऑफ द कंपनीज। देन इट विल ऑल्सो इंक्रीज एम्प्लॉय मोरल। वो ज़्यादा मोटिवेटेड होकर काम करेगा, अपना ज़्यादा बेस्ट, ज़्यादा एनर्जेटिक वे में परफॉर्म करेगा। लेस ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन रिक्वायर्ड। अब चूंकि वो ऑलरेडी मे बी 10-15 साल आपकी कंपनी में गुजार चुका है, तो उसको कोई स्पेशल ट्रेनिंग की या ओरिएंटेशन सेशन की ज़रूरत नहीं है। उसको ऑलरेडी पता है कि अच्छा मुझे क्या काम करना है, ठीक है, क्या काम करना है। नेचर ऑफ वर्क में भी चेंज हो जाए, लेकिन आपको ओरिएंटेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की नो हाउ करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रोसीजर्स बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो भी रूल्स हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो वर्कर है वो ऑलरेडी इन सब चीज़ों से फेमिलियर है। तो ये वाले कुछ एडवांटेजेस हमें मिलते हैं। इसके अलावा डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? फेल्ड एप्लीकेंट्स बिकम डिसकंटेंटेड, यानी कुछ एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया था, ठीक है, लेकिन जब उन्हें बाद में पता चलता है कि अच्छा हायरिंग फ्रॉम विद इन हो चुकी है, तो एक ना ऐसी जनरल सा इम्प्रेशन बन जाता है कि अच्छा ये जो कंपनी है ना, ये तो अपने ही बंदे रखती है। इस तरह का आपने भी शायद कहीं कभी वर्ड सुना हो। तो हो सकता है वो मे बी 1 टाइम किया गया हो या 2 टाइम सिर्फ किया गया हो, लेकिन ये जो एप्लीकेंट्स जिन्हें कंसिडर नहीं किया गया, हो सकता है उन्हें इंटरव्यू के लिए भी ना बुलाया गया हो, तो वो थोड़ा-सा एक डिसकंटेंटमेंट की फीलिंग आती है कि यहाँ पे थोड़ा-सा मेरिट को नहीं देखा जाता, फेवरेटिज़्म किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, इस तरह की फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा टाइम वेस्टेड इंटरव्यूइंग कैंडिडेट्स हु विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपने हायरिंग फ्रॉम विद इन भी करनी हो, तो बाद सिचुएशन में आपको अपनी ना डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी होती है, ठीक है। क्या आपने बताना होता है, अच्छा ये 5 लोगों का हमने इंटरव्यू किया था, इसमें से हमें हमारे जो ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं हमें वो बेहतर लगे और हमने उनकी हायरिंग की। तो जिन कैंडिडेट्स का आपने सिंपल खाना पूरी के लिए इंटरव्यू किया होता है, तो वो भी बिला वजह में उनका भी टाइम वेस्ट होता है, और वो भी थोड़ा सा एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है उन कैंडिडेट्स के ऊपर। इसके अलावा एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो है लेस डाइवर्स वर्कफोर्स। अब जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं बहुत अरसे से, और आपका बाज़ दफ़ा ये कल्चर ही बन जाता है कि अच्छा आपने बस अपने लोगों को ही ऊपर लेकर आना है, ठीक है। तो जैसे हमने उसके एडवांटेजेस देखे हैं, उसका डिसएडवांटेजेस ये भी होता है एक, कि आपको आपकी जो वर्क फोर्स है, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें डाइवर्सिटी नहीं आती। बिल्कुल एक ही तरह के लोग हैं, एक तरह से वो काम करते हैं, सेम कल्चर में काम करते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी एक ही तरह की हुई हुई है, सेम टेक्निकल लेवल की स्किल्स हैं उनमें। तो आपकी अगर कोई इस तरह की कंपनी है ना जहाँ पे आपको इनोवेशन रिक्वायर्ड है, जहाँ कुछ आप चेंज लेकर आना चाहते हैं, कुछ चेंज मैनेजमेंट की ज़रूरत है, कुछ आप डिफरेंट क्रिएट करना चाहते हैं मार्केट अपनी इंक्रीज़ करने के लिए, तो फिर उस केस में ना डाइवर्सिटी की बहुत ज़रूरत होती है। आप डिफरेंट लेवल डिफरेंट जगह से लोगों को लेकर आएंगे, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के साथ आएंगे लोग, तो फिर ज़रा आपकी कंपनी में डाइवर्सिटी भी आती है, और ये डाइवर्सिटी फिर आपकी अपनी प्रोडक्ट्स में भी नज़र आती है। तो इसलिए ये एक डिसएडवांटेजेस है जो कि आपको नज़र आता है हायरिंग फ्रॉम विद इन के केस में। अच्छा, इसके अलावा ठीक है, ये भी हम देख लेते हैं, 2-3 स्लाइड्स हैं कि जब आपने इंटरनल हायरिंग करनी होती है, तो एक तो आपको पता है कि जैसे एडवर्टाइज़ तो आप करते हैं, जैसे अगर आपने बाहर के कैंडिडेट्स को भी इंटरव्यू के लिए कॉल करना है, लेकिन इसके अलावा एक और तरीका ये होता है कि यू विल पब्लिसाइज एन ओपन जॉब टू एम्प्लॉयज़ बाय पोस्टिंग इट ऑन द बुलेटिन बोर्ड्स, ठीक है। यानी आप डिफरेंट जो नोटिस बोर्ड्स होते हैं, जैसे डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी होते हैं, कंपनीज में भी होते हैं, कि वहाँ पे आप बुलेटिन बोर्ड्स के ऊपर पब्लिसाइज करते हैं, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको फर्स्ट प्रेफरेंस पे नज़र आ जाए कि अच्छा पर्टिकुलर कोई पोस्ट क्रिएट हुई भी है जहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट इन विच अ फर्म इंटरनली पोस्ट अ लिस्ट ऑफ ओपन पोजीशंस विद देयर डिस्क्रिप्शन एंड रिक्वायरमेंट्स सो दैट द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हु विश टू मूव टू डिफरेंट फंक्शनल एरियाज में अप्लाई, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जॉब बिडिंग, ठीक है। तो इसको जॉब बिडिंग भी कहा जाता है। यानी हो सकता है अभी आपका जो वर्कर है वो किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, लेकिन जो अभी जॉब की आई है वो किसी और डिफरेंट डिपार्टमेंट में है, ठीक है। तो बाद सिचुएशन में ये होता है कि आप फिर हायरिंग उस तरह से आपको नहीं करनी पड़ती कि आप उसका इंटरव्यू करें या टेस्ट लें या ये वाले डॉक्यूमेंटेशन पूरी करें, बल्कि वो एक जॉब पोस्टिंग की हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं कि सिंपल एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में पोस्ट कर दिया जाए। बाद सिचुएशन में इवन वो जो है आपकी जो जॉब है उसका लेवल भी सेम होता है, यानी वो ज़रूरी नहीं होता कि आपकी फिर वो
प्रमोशन की सेंस में ही आएगी। हो सकता है एक कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है लाइक, ठीक है, अब वो कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट विल रिमेन द सेम, चाहे आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, चाहे आप इंडक्शन में कर रहे हैं, चाहे प्रोक्योरमेंट में कर रहे हैं, चाहे किसी और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर का तो सेम काम है ना कि उसने डाटा एंट्री करनी है। तो इस सेंस में मे बी अगर कोई ऐसा वर्कर है जो कि अपने डिपार्टमेंट में कंफर्टेबल फील नहीं करता, या अपने सुपरवाइजर से कहते हैं ना कि आपकी पर्सनालिटी क्लैशेस हैं, आपकी बनती नहीं है, तो आप बिला वजह वो वर्कर जो है वो यूँ समझ लें कि स्ट्रेस में रहता है कि पता नहीं मेरी जो ACR है वो किस तरह की फिल होती है, मेरी आगे प्रमोशन होगी भी या नहीं होगी। तो ऐसी सिचुएशन में भी ये जॉब पोस्टिंग को वो वाले पर्टिकुलर वर्कर्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और जो कॉन्सेप्ट आता है इंटरनल हायरिंग का, दैट इज़ रीहायरिंग फॉर्मल एम्प्लॉयज़। रीहायरिंग फॉर्मल एम्प्लॉयज़ का मतलब ये होता है, ये उन एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है कि जो पहले आपकी कंपनी में काम कर चुके हैं लेकिन वो छोड़ के जा चुके हैं, ठीक है, तो आप उन्हीं को रीहायर कर लें, ठीक है। तो इसके भी सिमिलरली जैसे इंटरनल हायरिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो रीहायरिंग के भी दोनों चीज़ें होती हैं। एडवांटेजेस का क्या है कि दे आर ऑलरेडी नॉन क्वांटिटीज़, आपको अगेन वो सारी की सारी बातें जो हमने पीछे पढ़ी उनकी स्ट्रेंथ का, उनकी वीकनेसेस का पता होता है, ठीक है। वो आपकी फर्म के कल्चर से, उसके SOPs से ऑलरेडी फेमिलियर होते हैं, किसी किस्म के ओरिएंटेशन वगैरह की उनको ज़रूरत नहीं होती, ना ही ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन डिसएडवांटेज भी इसका क्या होता है, रीहायरिंग में सेंड द रॉन्ग मैसेज टू करंट एम्प्लॉयज़ अबाउट हाउ टू गेट अहेड। यानी एक थोड़ा सा आपके जो करंट एम्प्लॉयज़ हैं उन पे एक रॉन्ग मैसेज जाता है, किस तरह से कि उन्हें ये लगता है कि अच्छा अगर आप बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट रीहायरिंग करेंगे तो ये एक इम्प्रेशन जाएगा कि अच्छा अगर हम अभी ज़रूरत नहीं भी है हमें इस जॉब की, हम किसी और जगह पे ज्वाइन कर लेते हैं जो इससे ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी है, लेटर ऑन हो सकता है यहाँ पे कोई और पोस्ट क्रिएट हो और हम अप्लाई करेंगे तो हमें दोबारा रख लिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये ट्रेंड नहीं बनना चाहिए कि आपके जो वर्कर्स हैं उनको बस यही लगे कि जब दिल चाहा छोड़ दिया, जब दिल चाहा दोबारा ज्वाइन कर लिया, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए कि अगर आपको लगता है कि वाकई एक बहुत ही कॉम्पिटेंट बंदा था जो कि किसी वजह से आपकी कंपनी को छोड़ के गया था, लेकिन अब उसको भी जॉब की ज़रूरत है और आपको भी लगता है कि उसकी प्रेजेंस में आपकी कंपनी ज़्यादा ग्रो कर सकती है, तो रीहायरिंग उस केस में की जा सकती है। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इसको एक रूटीन नहीं बनना चाहिए। अच्छा, सक्सेशन प्लानिंग जो है ये हम देख चुके हैं, ये जो अभी हमने पीछे देखी थी ना कि जो आपकी हायर एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है जिसके लिए हमने वो बनाया था रिप्लेसमेंट चार्ट, तो वो चीज़ होती है सक्सेशन प्लानिंग। यानी आपने किस तरीके से अपनी जो फ्यूचर की सीनियर या की या एग्जीक्यूटिव जॉब्स हैं उनको कैसे फिलफिल करना है, उसकी जो भी आप प्लानिंग करते हैं दैट इज़ कॉल्ड सक्सेशन प्लानिंग. Its goal is to build deep bench strength throughout the organization so that whenever a vacancy occurs, the organization has many qualified candidates internally that may be considered for advancement. जैसे भी हमने पीछे एग्जांपल देखी थी कि 3 कैंडिडेट्स थे वाइस प्रेसिडेंट की जो डिवीजन की पोस्ट थी उसके लिए, और फिर हमने उनको बैकअप के तौर पे रखा हुआ था, या यूँ समझिए कि उनकी प्रॉपर उनको ट्रेन करके रखा हुआ था, उनकी हमने प्लानिंग की हुई थी प्रॉपर। ये वही चीज़ें हैं, आइडेंटिफाई एंड एनालाइज की जॉब्स। आप आइडेंटिफाई करें कि किन पोस्ट के लिए आपको कैंडिडेट्स चाहिए, कैंडिडेट्स की लिस्ट बनाएं और फिर उनको प्रिपेयर करें, ठीक है, उनको ट्रेनिंग करवाएं, उनको कोई प्रोफेशनल ग्रोथ की ज़रूरत है वो करवाएं, या कोई जॉब रोटेशन की ज़रूरत है, वो सारी की सारी चीज़ें फिर होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो लास्ट चीज़ है वो है एडवर्टीज़मेंट, ठीक है, कि जब आपने रिक्रूटमेंट करनी है तो उसमें आपको पता है कि जब आपने इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी करनी है, अगर आप उसको प्रॉपर्ली एडवर्टाइज़ करेंगे तो एक अच्छा ऐड क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप एडवर्टीज़मेंट न्यूज़पेपर के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ आपके अपने प्रोफेशन से रिलेटेड स्पेसिफिक जर्नल भी होते हैं, इंडस्ट्री जर्नल्स होते हैं, प्रोफेशनल जर्नल्स होते हैं जिनमें बाज़ दफ़ा ऐड दिया जाता है। इसके अलावा डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, उन पर जॉब दिया जाता है। कॉमन जो है वो न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो अगर एक इफ़ेक्टिव किस्म का ऐड जो है वो कंस्ट्रक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो जो हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं एक इफ़ेक्टिव ऐड क्रिएट करने के लिए, वो ये कि आपके ऐड में ये AIDA, ये 4 जो फैक्टर्स हैं ये ज़रूर होने चाहिए। A स्टैंड्स फॉर एप्लीकेंट्स अटेंशन, I स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट, D स्टैंड्स फॉर डिज़ायर, एंड जो लास्ट में A है दैट स्टैंड्स फॉर एक्शन। यानी आपका जो भी ऐड क्रिएट हो रहा है, जिस भी पोस्ट के लिए हो रहा है, कि सबसे पहले उसमें कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, ऐसा वर्ड लिखा होना चाहिए कि जो फ़ौरन आपके जो एप्लीकेंट है उनकी अटेंशन गेन करे, कि वो खुद एप्लीकेंट जो है वो आपका ऐड पढ़ने पर मजबूर हो जाए, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा इंटरेस्ट, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जिसको
जो आपके फॉरेन कैंडिडेट्स को इम्प्रेस करे, या ये कि वो उसको अट्रैक्ट करे, वो कहे कि अच्छा ये बहुत पॉजिटिव बात है इसकी, मैं आगे भी पढ़ता हूँ कि मज़ीद क्या क्या फैसिलिटीज़ मुझे मिलेंगी इस पर्टिकुलर पोस्ट में। डिज़ायर मीन्स कि उसमें इतने पर्क्स हों, प्रिविलेजेस हों, सैलरीज ऐसी हो अट्रैक्टिव किस्म की कि वो ऑटोमेटिकली उसे लगे कि ये एक अच्छी जॉब है जिसको कंसिडर किया जाता है इन ऑर्डर टू अप्लाई। एक्शन मीन्स कि आपने जो भी आपका रिक्वायर्ड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, कब कैसे किस डेट तक अप्लाई करना है, टेस्ट देना है, इंटरव्यू देना है, जो भी देना है, या पहले जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, यानी वो भी प्रोवाइडेड होनी चाहिए आपके ऐड में। जैसे यहाँ पे हम एक ऐड की एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपने एक इफेक्टिव किस्म का ऐड क्रिएट करना है तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपको जो अटेंशन ले रहा है वर्ड, वो मेरे ख्याल में ले रहा है एक्सीलेंस। ठीक है, एक्सीलेंस बंदा देखेगा, फिर आगे से वो देखेगा कि अच्छा फर्दर मैं देखता हूँ कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं इसमें ना, इस पर्टिकुलर ऐड में। बेनिफिट कंसल्टेंट, ये पोस्ट को भी ज़रा ब्रॉड करके लिखा गया है। ठीक है, इसके अलावा मे बी अब शायद इस वक्त आपको ये विजिबल ना हो, इसको आपको जूम करके देखना पड़ेगा। हो सकता है इसमें इस तरह की चीज़ें हो कि अच्छा आपकी कोई फॉरेन ट्रेनिंग इन्वॉल्व है इसके अंदर, या इसमें आपके यूँ कह लें कि क्वालिफिकेशन इंप्रूव करने के लिए फैसिलिटेट किया जाएगा, स्पॉन्सरशिप दी जाएगी आपको। ठीक है, अब यानी थोड़ा थोड़ा ना आपका कैंडिडेट का इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाए। फिर आप नीचे आएंगे तो आपने कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई होंगी, मेन नॉर्मल सैलरी पैकेजेस क्या हैं, एक्सटर्नल एडिशनल फैसिलिटीज़ क्या हैं, और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, लीव की क्या पॉलिसी है। इस तरह की छोटी छोटी बातें, बहुत डिटेल नहीं कि पूरी की पूरी एसओपी नहीं डालनी होती हर चीज़ की यहाँ पे, लेकिन स्मॉल फॉर्म में, कॉम्पैक्ट फॉर्म में, और एक अच्छा सा क्रिस्प किस्म का ऐड कैसे क्रिएट होता है। ये आप कुछ 2-3 एड्स की एग्जांपल देखेंगे ना नेट पे तो आपको आइडिया हो जाएगा, खुद ही आपको पता चल जाएगा। आपको न्यूज़पेपर भी देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऐड जो है ये किस तरह का है कि इसको पढ़ने का भी दिल नहीं चाह रहा। ठीक है, एक बड़ा सारा हो सकता है पैराग्राफ लिखा हुआ हो, कुछ भी उसमें पता ना चल रहा हो कि पोस्ट क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसको एक अच्छे तरीके से कैसे प्रेजेंट करना है। बाज़ दफ़ा एक साइड पे लिखा हुआ होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक साइड पे लिखा होता है राइट साइड पे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, इस तरह से। ठीक है, तो यानी कुछ ना कुछ ऐसा कोई अच्छी सी पिक्चर लगाई हुई होती है, तो या कोई एक ऐसा ना एक स्टेटमेंट लिखी जाती है कि जो ऑटोमेटिकली आप पढ़ने वाले को अट्रैक्ट करती है और वो पूरा का पूरा ऐड पढ़ने पे मजबूर हो जाता है। तो और ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है बॉटम पे लेफ्ट पे, ये वो सारी की सारी फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे आपने कैंडिडेट ने अप्लाई करना है। तो ये 4 चीज़ें जो भी हमने देखी हैं, ये एक अच्छे ऐड में ज़रूरी हैं। जब कभी आप कोई ऐड बनाएं या देखें तो आपको ये 4 चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है, कि एप्लीकेंट्स के अटेंशन के लिए क्या किया गया है, इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया गया है, डिज़ायर यानी क्यों आपका कैंडिडेट अप्लाई करना चाहेगा या वो चाहेगा कि मुझे इस फॉर्म में जॉब मिले, और एक्शन के लिए डेफिनेटली ये चीज़ें तो अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो कुछ आप डिफरेंट पोस्ट के एड्स देखें और फिर उनको कंपेयर करके देखें कि कौन सा ऐड बेहतर है, कौन सा बहुत ही पुअरली डिज़ाइंड ऐड है। तो जिससे आपको ये भी लगता है कि अच्छा ये आपका ना कंपनी के बारे में भी एक इमेज बन जाता है कि अच्छा ये तो कंपनी पता नहीं किस किस्म की होगी अगर ऐड ही बनाना नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देखें तो आपको ताकि थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। अभी के लिए काफ़ी है, अगर आप लोग बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देख लें और अगर कोई इशू हो तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से पहले उसको डिस्कस कर लेंगे। मंडे को आप लोगों का क्विज़ होगा। ठीक है, क्विज़ आपका होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो रिमेनिंग स्लाइड्स हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 7 से लेक्चर नंबर 13 तक। ठीक है, इसके अलावा जो असाइनमेंट्स हैं वो भी काइंडली टाइमली अपडेट कर दें। लेट सबमिशन अगर कोई मुझे भेज भी रहा है तो उसमें डिडक्शन होगी मार्क्स की। ठीक है, फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। जी, अगर अभी कोई मीटिंग नहीं है और कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। जी अब्दुल कबीर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैम यहाँ पिंडी में नेटवर्क का इशू है तो सॉरी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैम यहाँ पर नेटवर्क का इशू है कहाँ पर? इंटरनेट यहाँ इस्लामाबाद और पिंडी में। तो मैम मैंने अभी ज्वाइन किया तो अगर आप अटेंडेंस लगा दें। नहीं, अटेंडेंस मैंने कहा है कि मैं लगा दूंगी सबकी फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। ठीक है, ड्यू टू रमज़ान के जो लोग नहीं कंफर्टेबल फील करते सुबह उठने में वो बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देख लें। अटेंडेंस आज से जो भी रिमेनिंग 3-4 लेक्चर्स रह गए उसमें सबकी लग जाएगी। ओके मैम। जी मैम क्विज उसी टाइम हुआ करेगा जिसमें होता है 4 o'clock। हाँ, कोई मसला है उसमें? मैम अगर अर्ली करते हैं तो थोड़ा सा हाँ, अभी पुराने टाइम टेबल की वजह से मैंने 4 o'clock इसलिए रखा था कि उस वक्त एक तो दोनों बैचेस फ्री हो चुके होंगे, और एक और रीज़न था कि मुझे रिपीटर्स का इशू था, लेकिन मुझे पता चला कि जो 2-3 रिपीटर्स थे उन्होंने ये कोर्स ड्रॉप कर दिया है, वो अब रिपीट नहीं कर रहे, तो रिपीटर्स का तो इशू नहीं है।
तो अगर आप लोगों की जैसे अभी नॉर्मल क्लासेस कितने बजे ख़त्म हो जाती हैं नए टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली? आई थिंक 2 बजे खत्म हो 2 बजे, जाती है। तो मैं 3 बजे 2:30 बजे भी रख सकती हूँ। आप लोग काइंडली सीआर के थ्रू मुझे कन्वे कर दें टाइम, दोनों सेक्शंस के सीआर जो भी हैं, तो फिर मैं फ़िलहाल तो मैंने 4 बजे का ही सोचा हुआ है, लेकिन अगर अर्ली करना चाह रहे हैं सब लोग तो काइंडली सीआर के थ्रू मुझे कोऑर्डिनेट बस करवा दें, मैं अर्ली कर लूँगी इसको स्केड्यूल। ओके मैम। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो बेशक अगर आपको अर्ली क्वेश्चन है, आप नेक्स्ट लेक्चर का वेट नहीं कर सकते तो मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं उस पे आपको रिस्पॉन्ड कर दूँगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।